अगर आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड मॉक्स नहीं दे रहे हो, देन यू आर डेफिनेटली डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बस मॉक्स देना नहीं, उसको सही तरीके से एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई मॉक दिया एंड उसको एनालाइज नहीं किया, इट्स एज गुड एज वेस्टिंग 2 आवर्स। तो अगर आप 2 आवर्स का मॉक देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2-3 आवर्स आप एनालिसिस में स्पेंड करो उस पर्टिकुलर मॉक के लिए। जब मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो 3 आवर्स का पेपर होता था, 3 आवर्स मुझे लगती थी एनालिसिस के लिए। एंड सिमिलरली अगर आपका 2 आवर्स का पेपर है, एटलीस्ट 2 आवर्स तो आपको भी लगने ही वाला है इस एनालिसिस में, बिकॉज एनालिसिस होती ही इतनी डिटेल्ड है, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट हेल्प्स यू इंप्रूव योर मार्क्स। आप बस 20-30 मार्क्स दे दो, उससे ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स इंप्रूव कर जाएंगे। इंप्रूव मार्क्स तभी होने वाले हैं जब आप मार्क्स को एनालाइज करोगे एंड उससे सीख के इंप्रूव करोगे। सो इस वीडियो में एनालिसिस स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर ऑल द 3 सेक्शंस, वर्बल, क्वांट एंड डीआईएलआर, दैट विल हेल्प यू इंप्रूव। एंड स्टार्ट करते हैं वर्बल सेक्शन से। वर्बल सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे एनालिसिस के टाइम कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था व्हाइल मार्किंग द ऑप्शंस। इसलिए मैं क्या करता था, मैं यूजुअली मॉक विंडो जब खत्म होने वाला है तब अटेम्प्ट करता था मॉक, सो दैट द आंसर्स आर अवेलेबल द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अब समझाता हूं आपको। बिकॉज वर्बल के पेपर में यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन। अनलाइक क्वांट एंड डीआईएलआर, वर्बल में अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन सही भी मार्क किया है, उसके बाद भी आप उससे वापस गो थ्रू करोगे ड्यूरिंग योर एनालिसिस टाइम। एंड व्हाट यू विल ट्राई टू फिगर आउट इज आपका थॉट प्रोसेस क्या था व्हाइल मार्किंग द आंसर, एंड क्या वो सोल्यूशन से मैच करता है। एंड अगर आपका थॉट प्रोसेस कुछ और था, सोल्यूशन कुछ और है, आप समझने का ट्राई करो वेदर योर थॉट प्रोसेस वाज करेक्ट और वेदर यू वुड वांट टू रिलाई ऑन द सोल्यूशन। ऐसा बहुत बार हो सकता है वर्बल में कि आपने सही आंसर तो मार्क कर दिया, बट इट डजंट मीन दैट द नेक्स्ट टाइम यू गेट दैट क्वेश्चन यू विल मार्क इट राइट अगेन, अनलेस एंड अनटिल आपको वो सही थॉट प्रोसेस नहीं समझ में आए। एंड स्पेशली आपको बस सही ऑप्शन नहीं देखना है, आपको उनका सोल्यूशंस भी देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन गलत क्यों है। which means you will go through each and every question and you will go through each and every option in the verbal paper as well, कि कौन सा ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है। एंड दैट्स व्हाई verbal will take most of the time in your analysis more than quant and DILR, but this is the only way to improve। आप verbal में कभी भी सही ऑप्शन सिलेक्ट करके अच्छी एक्यूरेसी नहीं इंप्रूव कर पाओगे। आप तभी इंप्रूव कर पाओगे जब आप रॉन्ग ऑप्शंस रिजेक्ट करना सीखोगे, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग द पैटर्न्स दैट मेक अ पर्टिकुलर ऑप्शन रॉन्ग। जैसे कोई एक्सट्रीम वर्ड्स यूज कर दिया तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, कोई रॉन्ग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूज कर दिया तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आपको ये पैटर्न सीखने पड़ेंगे एंड वो पैटर्न्स नोट डाउन करना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर ऑप्शन को रॉन्ग बार बार बनाते हैं। उसके बाद एक छोटी सी टाइम एनालिसिस होती है जो आप करते हो वर्बल पेपर में। सिंपल होता है, आरसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बेसिकली डिनोट करता है आपका रीडिंग टाइम। अगर वो बहुत ज्यादा है विच मीन्स यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग द पैसेज, तो आपको आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। या फिर अगर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखोगे आरसी का, अगर उसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, आइडियली 90 to 120 सेकंड्स लगना चाहिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने में, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर 180 सेकंड से भी ज्यादा लग रहा है विच मीन्स यू आर इन सीरियस ट्रबल। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बार बार पैसेज में वापस जा रहे हो, उसके बाद वापस क्वेश्चन में आ रहे हो, विच मीन्स इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। आपको यहाँ पर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक बार में पैसेज पढ़ के समझना पड़ेगा कि उस पैसेज में हो क्या रहा है। सो इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड। इफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, you have to improve your comprehension ability. And before I move to the next section, that is quant, let me tell you about a free all India mock test. iQuanta, who are the partners of this video, is organizing a free all India mock test ICAT 9.0 on 6th of September. जो भी इस mock test में हाई स्कोर करेगा उनको मिलेंगे iQuanta courses and cash prizes worth ₹50,000. Also top 50 performers के लिए भी काफी prizes है। And जैसे मैंने बताया आपको बस mocks देनी नहीं है, but उसको analyze भी करना है, and that is where iQuanta's ICAT mock test series can help you. It is an AI based mock test series which can help you reduce your analysis effort by at least 3 times. Mock के बाद error tracker के through you can get a detailed analysis कि आपने कितने आंसर सही किए, कितने आंसर्स गलत किए एंड गलत क्यों किए। Apart from this you will also get textual and video solutions. ऑल्सो हर मॉक के बाद यू विल गेट एक्शनेबल फीडबैक एंड रिसोर्सेज, जिससे आप अपने मिस्टेक्स पे काम करके यू कैन स्कोर बेटर इन योर नेक्स्ट मॉक। जब आप रजिस्टर करोगे यू कैन सेट योर प्रोफाइल डिटेल्स हियर, सेट योर टारगेट परसेंटाइल एंड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड टारगेट कैट स्कोर यू विल गेट अ पोटेंशियल लिस्ट ऑफ बी स्कूल्स दैट यू कैन कन्वर्ट। iCAT मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 45 सेक्शनल भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप ये फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हो यू कैन अटेम्प्ट इट ड्यूरिंग द विंडो ऑफ 6 सितंबर टू 9 सितंबर, एब्सोल्युटली फ्री है। मैं
सजेस्ट करूंगा आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करो. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड. द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन जॉइन इट एंड रजिस्टर फ्रॉम देयर. एज वेल एज आप अगर ऐसे ही कुछ और रिसोर्सेज भी चाहते हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. इसके बाद क्विकली आ जाते हैं क्वांट सेक्शन के एनालिसिस में. एंड क्वांट सेक्शन में विच एवर क्वेश्चन यू हैव गॉट करेक्ट ड्यूरिंग द एग्जाम आप उसको फिर से नहीं अटेम्प्ट करोगे, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली यू डू नॉट गेस ड्यूरिंग द पेपर. आप अगर गेस वर्क करते हो ऑब्वियसली आपको फिर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा वो क्वेश्चन. बट मान लो आप सही तरीके से सॉल्व करते हो, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट ड्यूरिंग द एग्जाम यू विल बी एबल टू सॉल्व इट लेटर एज वेल. सो आप उन क्वेश्चन को फिर से सॉल्व नहीं करोगे. एंड ऑल द क्वेश्चन दैट यू कुड नॉट अटेम्प्ट ड्यूरिंग द पेपर और यू कुड नॉट सॉल्व ड्यूरिंग द पेपर यू विल अटेम्प्ट दैट अगेन आफ्टर द पेपर. यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्वांट पेपर, नॉट लीव आउट एनी ऑफ देम. उसके बाद आप एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज करोगे. यू विल डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट कैटेगरी. इजी क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपने एग्जाम में सॉल्व कर लिए थे एंड इट विल नॉट टेक यू मोर देन 120 सेकंड्स टू सॉल्व. उसके बाद होते हैं मीडियम कैटेगरी क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस दैट यू कुड नॉट सॉल्व ड्यूरिंग द पेपर. रिमेंबर यू कुड नॉट सॉल्व ड्यूरिंग द पेपर. ऐसे क्वेश्चंस नहीं जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए. जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो आपको ऑब्वियसली अटेम्प्ट करके देखने पड़ेंगे. इट कैन बी एन ईजी क्वेश्चन एज वेल दैट यू प्रॉब्ली मिस्ड और ओवरलुक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा. क्वेश्चंस दैट यू कुड नॉट सॉल्व ड्यूरिंग द पेपर और क्वेश्चंस दैट विल टेक यू मोर देन 120 सेकंड्स, आप उन क्वेश्चंस को मीडियम कैटेगरी में डालो. एंड उसके बाद होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस. डिफिकल्ट क्वेश्चंस व्हिच ऑब्वियसली यू कुड नॉट सॉल्व ड्यूरिंग द पेपर बट उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन भी देखा, उसके बाद भी आपको सब कुछ नहीं समझ में आया एंड इवन इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट इट विल टेक यू मोर देन 200 सेकंड्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इस एक्सरसाइज का पर्पस बहुत सिंपल है. इजी क्वेश्चंस वो है जो आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए आप उनको छोड़ दोगे. मीडियम क्वेश्चंस वो है जो आप रिवाइज करोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस व्हिच प्रॉब्ली आपने कोई ऐसा ट्रिक सीख लिया जिससे कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, तो वो एक मीडियम क्वेश्चन बन गया. या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका फॉर्मूला पहले तो आपको पता नहीं था बट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको वो फॉर्मूला याद आ गया, आपने वो सीख लिया एंड आप उसको नोट डाउन करोगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अंडर मीडियम क्वेश्चंस. एंड इन मीडियम क्वेश्चंस को इन दैट पर्टिकुलर मॉक आप जब भी रिवाइज करने आओगे उन पर्टिकुलर मीडियम क्वेश्चंस को आप टाइम टू टाइम सॉल्व करोगे. डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो है जो आपको मॉक में भी आपके रियल एग्जाम में भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इसलिए आप उन क्वेश्चंस को भी इग्नोर कर दोगे. इसलिए आपका फोकस होना चाहिए मीडियम क्वेश्चंस पे जो आप जिस पे आप इंप्रूव कर सकते हो. एंड जब आप ये कैटेगराइजेशन करोगे आपका टाइम एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो जाएगा. बट इसके बाद मैं एक और एडवांस स्टेज ऑफ एनालिसिस भी बताता हूँ जो लोगों को करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास ऐसा कोई मॉक प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एरियाज बता रहे हैं, देन आप खुद से भी कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इज प्रॉब्ली एवरी टॉपिक से आप ये देखो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए एंड ऑल्सो द टाइम दैट यू आर टेकिंग टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इससे बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज कम है, कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड दैट विल हेल्प यू एनालाइज आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या है. आप दो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. या फिर स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़्यादा एरियाज वीक नहीं है, तो आप बस स्ट्रेंथ जो है आपका उस पर फोकस करो. स्पेशली अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा अगर आपका स्ट्रेंथ है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करो. एंड अगर आप देखते हो कि नहीं बहुत सारे टॉपिक्स आपके वीक है देन डेफिनेटली आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. एटलीस्ट एक दो टॉपिक में तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. मान लो आपका अरिथमेटिक या फिर अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स वीक है देन डेफिनेटली यू हैव टू फोकस मोर ऑन दोस टॉपिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू गेट फ्रॉम अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक दैट विल बी ह्यूज एंड आप नहीं अफोर्ड कर सकते उतने क्वेश्चंस छोड़ना. एंड आपका वर्क इजी करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना देता हूँ एक्सेल में जहां पर यू कैन जस्ट इनपुट डेटा आफ्टर ईच मॉक एंड दैट विल टेल यू कौन से टॉपिक में आपका एक्यूरेसी परसेंटेज कम है, किसमें अटेम्प्ट परसेंटेज कम है, किसमें आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो एंड सो ऑन. इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. इसके बाद DILR के एनालिसिस विच इज वेरी सिमिलर टू द क्वांट सेक्शन. एग्जाम के बाद आप सारे सेट अटेम्प्ट करने का ट्राई करोगे. ओनली द सेट्स विच आर सॉल्व ड्यूरिंग द एग्जाम ऑब्वियसली यू विल नॉट अटेम्प्ट इट अगेन और बाकी सेट्स आप सॉल्व करोगे. बट येस अगर कोई ऐसा सेट आप देखते हो जो आप 10-15 मिनट्स आप ट्राई कर रहे हो उसको सॉल्व करने का एंड वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे भी नहीं बढ़ रहा है वो सेट, देन आप उसके लिए सोल्यूशन देख सकते हो. सोल्यूशन देख के अगर आपको लगता है कि कोई आपने ट्रिक मिस कर दिया था देन इट्स फाइन. अगर आपको लगता है सोल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा है देन उस सेट को इग्नोर करो एंड डेफिनेटली ऑल द अदर सेट्स यू शुड कंप्लीटली सॉल्व दोज सेट्स. उसके बाद एक सिमिलर एक्सरसाइज इजी, मीडियम, डिफिकल्ट. इजी सेट्स डेफिनेटली वो है जो आपने एग्जाम में सॉल्व कर लिए थे या फिर कोई ऐसा सेट जो आपने छोड़ दिया था एग्जाम में बट आपने आफ्टर द एग्जाम बहुत इजीली सॉल्व कर दिया. इन अंडर 10 मिनट्स आपने वो सेट सॉल्व कर लिया तो वो इजी सेट में चला गया. मीडियम सेट डेफिनेटली वो
सेट्स हैं जो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, 14-15 मिनट्स जैसे लगते हैं सेट सॉल्व करने में, या फिर कोई ऐसा सेट जो ईजी तो था बट ऐसा कोई ट्रिक था उसमें जो आपने मिस कर दिया था, तो वो भी मीडियम कैटेगरी के अंदर जाएगा। एंड उसके बाद डिफिकल्ट सेट्स आर दोज जो बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना, डेफिनेटली सोल्यूशन देख के भी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। एंड अगर आपको समझ आ भी गया उसको सॉल्व करना, देन डेफिनेटली देयर इज सो मच टू डू इन दैट पर्टिकुलर सेट कि वो सॉल्व करने में आपको 20-25 मिनट से भी ज़्यादा लग जाएगा। इसमें भी कैटेगराइजेशन का सेम ही पर्पस है। इजी एंड डिफिकल्ट सेट्स आप इग्नोर करोगे एंड मीडियम सेट्स जिसमें आपने कुछ नया सीखा था उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम आप रिवाइज करोगे। इसके बाद DILR में आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस या टॉपिक वाइज टाइम एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा टॉपिक कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन DILR। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो इसलिए टॉपिक वाइज टाइम एनालिसिस मत करना DILR में। बट एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आप कर सकते हो DILR में, आप ऐसा कोई भी सेट है जो आपने अटेम्प्ट करना शुरू तो किया था बट उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन में जाके देखो कि आपने कितना टाइम लिया था, विच मीन्स दैट वुड बी द टाइम दैट यू हैव टेकन टू स्ट्रक्चर द सेट and in understanding that you will not be able to solve that particular set। अगर वो बहुत ज़्यादा है which means you are losing a lot of valuable time in understanding कि वो solvable set नहीं है, तो आपको definitely ये improve करना पड़ेगा। You have to understand really fast कि कौन सा set आप solve नहीं कर पाओगे आगे जाके। It should definitely be less than 4-5 minutes। 4-5 minutes के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो set solvable नहीं है, then definitely it's a very big mistake that you are doing। So I hope आप जब भी next time mock देने जाओगे आप ये strategies फॉलो करोगे एनालाइज करने के लिए। आई एम डेफिनेटली श्योर दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू हेल्प यू एंड यू विल सी एन इंप्रूवमेंट इन योर मॉक स्कोर एज वेल एज इन द फाइनल एग्जाम स्कोर। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एंड इसके साथ साथ अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू किया है एंड आप ये भी जानना चाहते हो कि कैट के लिए 3 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो रिलीज कर दी थी। आप उस वीडियो को स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपसे वहां मिलता हूँ।